इस वीडियो में हम लोग एक असामान्य बीमारी हेली हेली डिजीज के बारे में बात करेंगे। ये जो बीमारी है काफी असामान्य होती है और एक रिसर्च में पाया गया था कि लगभग 50,000 लोगों में से एक लोग को बीमारी होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी असामान्य बीमारी है। तो ये जो बीमारी होती है इसमें व्यक्ति के जो फोल्ड्स होते हैं, फ्लेक्सर्स जिनको बोला जाता है, वो एरिया इसमें प्रभावित होता है। जैसे कि कांख की स्किन, जो जांघ के पट्टे हैं, ग्रोइन फोल्ड्स जिनको बोला जाता है, वो अफेक्ट होते हैं, गर्दन अफेक्ट हो जाता है। इसी तरह से स्त्रियों में जो स्तन के नीचे का एरिया या बीच का स्तन का एरिया होता है वो अफेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों में बटक्स भी अफेक्ट हो जाता है। कुछ लोगों में जो लोअर पीठ का हिस्सा है वो भी अफेक्ट हो जाता है। नेटल क्लेफ्ट एरिया होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है। इसी तरह से असामान्य परिस्थितियों में आंख में, मुंह में, अंदर जो वजाइना है वो सब भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये असामान्य केसेस में साधारणतः जो बॉडी के फ्लेक्सर्स होते हैं वो अफेक्ट होता है। इसमें जो व्यक्ति के शरीर पर जो फ्लेक्सर्स हैं उसमें छाले पड़ने लगते हैं, फफोले बनने लगते हैं, ब्लिस्टर्स। और वो ब्लिस्टर्स जो होते हैं लूज ब्लिस्टर्स होते हैं और बहुत तेजी से रप्चर हो जाते हैं और फिर वो रप्चर होकर घाव बना लगते हैं, इरोजन्स, फिशर्स, ये सब बन जाता है। रेड पैच रहेगा और उसमें ऐसा लगेगा जगह जगह कटा हुआ है, छिला हुआ है, इस तरह दिखेगा। पस वाले दाने भी दिख सकते हैं, पानी निकलता हुआ, पस निकलता हुआ, गीला गीला सा निशान देखने को मिलेगा। और कई बार इसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू भी आती है, मैल ऑर्डरस भी होता है, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन एरियाज में होता है। और ये जो परेशानी होती है ये कुछ विशेष परिस्थितियों में बढ़ जाता है, जैसे गर्मी से, पसीने से, सनलाइट के प्रभाव से। इसी तरह से जैसे यदि रगड़ खाया, कोई मोटा व्यक्ति है तो उसमें और ज्यादा तकलीफ देता है। तो ये सब कंडीशन में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये परेशानी ज्यादा बढ़ते हुए देखी गई है। और यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो और ज्यादा खराब कर देता है। जैसे कि हमारे बॉडी पे तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफाइलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, तो वो इसी तरह फंगस होते हैं, कैंडिडा, तो ये उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन करके और ज्यादा परेशानी को बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये परेशानी जो है ज्यादातर लोगों में समर्स में देखी गई है। समर्स में मतलब गर्मी में जब पसीना नमी ज्यादा होता है तो उस समय परेशानी ज्यादा अपरेंट देखी जाती है। विंटर्स में मरीज बताता है कि कम हो जाती है या एकदम ही कई बार खत्म हो जाती है। तो इसी कारण से, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, नमी नहीं रह गई, इस वजह से। तो ये जो परेशानी होती है ये ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि 30 के बाद देखने को मिलती है। 30 से पहले बहुत कम केसेस में ये देखने को मिलती है। और ये परेशानी का वैक्सिंग एंड वैनिंग कोर्स भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कभी बढ़ा कभी घटा। और काफी मरीजों में ये भी देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत कमजोर भी हो जाती है, लेकिन ये सब मरीजों में नहीं ऐसा होना है। नेक्स्ट प्रश्न इसका उठता है कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो ये जो बीमारी होती है, एक जीन होता है, मतलब हमारा जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है। तो वो जीन जो होता है, म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी एक आनुवंशिक रूप ले लेती है। लेकिन आनुवंशिक जो है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने की परेशानी 70% में देखी जाती है। 15 से 30% केसेस में ये देखा गया रिसर्च में कि आपसे बीमारी शुरू हो गई और आपके आने वाली पीढ़ी में ये परेशानी प्रोग्रेस कर सकती है। मतलब कि 15 से 30% केसेस में ये एक्वायर्ड हो गई, लेकिन म्यूटेशन जीन का वही है। एक जीन होता है, उसका नाम होता है ATP2C1। तो ये जो जीन होता है, इसी के म्यूटेशन की वजह से ये परेशानी होती है। तो ये म्यूटेशन होने के पीछे का कारण क्या है, तो वो कारण नहीं पता है। लेकिन यही आनुवंशिक वाला कंपोनेंट डीएनए क्रोमोसोम का अभी तक रिसर्च में पता चला है। और इस म्यूटेशन की वजह से जो स्किन की ऊपरी लेयर है वो खराब होने लगती है, उसके जो जोड़ होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जिससे कि घाव बनने लगता है चमड़ी में। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके डायग्नोसिस का। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो कई बार बड़ा लंबा समय लग जाता है इसका डायग्नोसिस बनने में, क्योंकि लोग जो होते हैं वो दाद समझ करके, दाद जो दिनाई होता है, सिंपल टीनिया रिंगवर्म समझ के, जैसे गांव में काच लगना बोलते हैं, तो वो समझ करके साधारण ट्यूब बाजार से सालों साल लगाते रहते हैं। जैसे मेडिकल स्टोर पे गए, बोल दिए कि काच लगा है, दाद लगा है, और चूंकि गर्मी में बढ़ती है तो दाद भी गर्मी में ही बढ़ती है, दाद वाली जो परेशानी वो भी गर्मी में ही बढ़ना है। तो मेडिकल स्टोर वाला भी दाद की जो दवाइयां हैं दे देता है। और मेडिकल स्टोर पे क्या है, दाद की जो प्रॉपर दवाइयां हैं वो तो देना नहीं है उन्हें, वो तो मिक्सचर वाले क्रीम दे देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक होती है, स्टीरॉयड होती है, एंटी फंगल होती है, मिक्सचर होता है, जैसे कि पैंड्रम, क्वाडिडम, डर्माकेटी, डर्मीफोर्ड, लोबेटजियम। तो इन क्रीम को लगाने से मरीज को फायदा मिल जाता है थोड़ा, तो वो इसी तरह से लगाता रहता है और कई बार सालों साल बीत जाते हैं प्रॉपर पता लगाने पे।
और जब एक बार डॉक्टर के पास पहुंचता है तो ये हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे आपने दांत की दवाइयां खाई, जैसे इट्राकोनाजोल खाया, टर्बिनाफिन खाया, दांत की क्रीम लगाई, मिक्सचर वाली क्रीम लगाई, और आपकी बीमारी जो है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये जो पहला सस्पिशन का कारण बनता है कि कहीं हेली हेली डिजीज तो नहीं है। फिर डॉक्टर देखता है जो घाव हैं वो भी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि दांत की बीमारी से डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो फिशर्स बन जाते हैं। और यदि फफोले दिख गए तब तो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो पानी वाले जैसे पानी के झलके होते हैं, फफोले होते हैं, उस तरह के दिख गए तो और क्लियर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर फर्दर कंफर्म करने के लिए, मतलब बीमारी को और पक्का करने के लिए स्किन बायोप्सी करता है, मतलब स्किन का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। और स्किन बायोप्सी जो है वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब बड़ा पक्का बताता है कि हेली हेली डिजीज है कि नहीं है। मतलब अधिकांश केसेस में स्किन बायोप्सी से मामला क्लियर हो जाता है। इसी तरह से और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं इन फोल्ड्स में जो होती हैं, तो डॉक्टर तमाम तरह का टेस्ट लेकर के फाइनल डायग्नोसिस बना देता है। तो जब एक बार डायग्नोसिस बन जाती है तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो, इसका इलाज कैसे हो। तो इसका इलाज में पहली चीज ये समझनी है कि जितनी भी दवाइयां मौजूद हैं या खाने वाली लगाने वाली, कोई भी दवाई इसका परमानेंट क्योर नहीं करती है, जड़ से इलाज नहीं करना है। मतलब आप दवाई जब तक लेंगे तब तक आपको बेनिफिट मिलेगी, और दवाई जब आप बंद कर देंगे तो बेनिफिट आपको खत्म हो सकती है, बेनिफिट मतलब बीमारी वापस आ सकती है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट सीख करना है। और ये भी दूसरा पहलू इसका भी ध्यान देना है कि बीमारी खुद भी वैक्सिंग वैनिंग कोर्स लेती है। मतलब जैसे कि ऐसा देखा गया कई मरीजों में कि बीमारी, जैसे आपने दवाई ली, आपकी बीमारी चली गई, और फिर कई बार 2 साल 3 साल ऐसे खिंच गई, वापस ही नहीं आई भी तो थोड़ा बहुत आई, तो खुद भी बीमारी का वैक्सिंग वैनिंग कोर्स है। तो ये चीज क्लियरली समझना, बीमारी खुद से सिकुड़ सकती है, खुद से कम होते हुए देखी गई है बहुत सारे मरीजों में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है इसके ट्रीटमेंट से पहले जानने के लिए। तीसरी चीज कि जो जो चीजें इस बीमारी को बढ़ाती हैं उन चीजों से आपको दूर रहना है। जैसे कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो गर्म है और पसीने वाली जो गर्मी है वो इस बीमारी को बढ़ाती है, तो आपको पसीने वाली इन्वायरमेंट में, गर्म इन्वायरमेंट में नहीं रहना है। मतलब कि आपको ठंडे जगह पे आपको इस परेशानी से काफी खुद ब खुद मुक्ति मिलेगी, खुद ब खुद आराम मिलेगा, क्योंकि हीट और ह्यूमिडिटी इस बीमारी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसी तरह सनलाइट जो है इस बीमारी को बढ़ा देती है, फ्रिक्शन बढ़ा देती है। मोटापा में जैसे जो फ्रिक्शन होता है, चमड़ी जब घिसती है तो भी देखा गया कि इस बीमारी को बढ़ने में, तो ये चीजों को हटाना है जो इसके बढ़ाने और रिपीट पैदा कर देने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको हटाना है। तो ये चीजें जब हो गई तो फिर अब दवाइयों का इस्तेमाल आता है। तो दवाइयों में लगाने वाली दवाइयां और खाने वाली दवाइयां। तो लगाने वाली दवाइयां में जो सबसे पॉपुलर है वो है स्टेरॉइड क्रीम्स। स्टेरॉइड क्रीम्स इसमें काफी मददगार होती हैं, और चूंकि अधिकांश केसेस में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होता है, सुपर इम्पोज्ड हो सकता है, मतलब कि जैसे बीमारी है उसके ऊपर से जो कीटाणु है वो लग गए, तो उस कंडीशन में इनके खिलाफ भी दवाइयां देनी पड़ती है। तो अक्सर डॉक्टर जो होता है इस परेशानी में मिक्सचर वाली क्रीम, प्रॉपर जो डॉक्टर है, जो एमडी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो अब यहां पर मिक्सचर वाली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिनमें स्टेरॉइड मिला रहता है, एंटी फंगल मिला होता है, तो इन क्रीम को इस्तेमाल डॉक्टर ले आता है। इसके अलावा जो दूसरी क्रीम्स हैं जैसे टैक्रोलिमस, पाइमेक्रोलिमस, विटामिन डी एनालॉग्स, तो ये सब दवाइयां भी फायदेमंद के तौर पर देखी गई हैं। हाइजीन आपको अच्छा मेंटेन करना है ताकि कीटाणु ना बढ़े, और कीटाणु नहीं बढ़ेंगे तो आपकी बीमारी नहीं बढ़ेगी। तो हाइजीन में आपको डेली साबुन से नहाना है। साबुन में ये ध्यान देना है कि अब यहाँ पर आप एंटीबैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीटाणु मारने वाले साबुन होते हैं यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक चीज का अलग अलग जगह पे स्पेसिफिक उपयोगिता है, तो उस चीज को फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है। इसी तरह से कुछ डॉक्टर ब्लीच बाथ का भी सजेशन देते हैं, सूदिंग एजेंट जैसे जिंक ऑक्साइड पेस्ट, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि खाने वाली दवाइयों में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो खाने वाली दवाइयों में पूरी लंबी लिस्ट है, और ये लंबी लिस्ट है, और अधिकांश दवाइयां बड़ी कारगर पाई गई हैं, लेकिन कुछ मरीजों में बीमारी सीवियर हो सकती है, तो उन कंडीशन के लिए अलग दवाइयां। तो जैसे साधारण कंडीशन में तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, जो एजिथ्रोमाइसिन, इस तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। एंटी फंगल भी दिए जा सकते हैं यदि किसी तरह का फंगल सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन है, जैसे कैंडिडा लग रहा है कि ऊपर से इन्फेक्ट कर गया है, तो डॉक्टर थोड़े समय के लिए इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इस तरह की
दवाइयां भी खाने वाली दे सकता है। खुजली जलन को रोकने के लिए जो दूसरी दवाइयां हैं जैसे कि लिवोसिट्राजिन, डेस्लोरेटिडिन, फेक्सोफेनेडिन, ये सब दवाइयां भी दे सकता है। तो ये तो बड़ा बेसिक सा मैनेजमेंट हुआ। जो रिकैल्सिट्रेंट केसेस हैं या ज्यादा तेज केसेस हैं उनमें ओरल स्टेरॉइड्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने वाली स्टेरॉइड गोलियां हैं जैसे प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, इस तरह की जो दवाइयां होती हैं उनको डॉक्टर शॉर्ट टर्म के लिए देता है, थोड़े समय के लिए, मतलब मेन थेरेपी के तौर पे नहीं, साइड थेरेपी के तौर पे और थोड़े समय के लिए, ताकि आपको आराम आ जाए, फिर हल्की फुल्की दवाइयों पे कंट्रोलिंग कर ली जाए। इसी तरह से डैप्सोन नाम की दवाई काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज किए गए हैं जैसे कि साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, इन सबसे भी कुछ मरीजों में मदद मिलता है। जो रेटिनॉइड ग्रुप्स की दवाइयां हैं जैसे कि एसीट्रेटिन, उसको भी सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है। तो कई बार डॉक्टर खाने वाली कॉम्बिनेशन दवाइयां भी प्रिस्क्राइब करता है इसके इलाज में। अभी के समय में एक दवाई जो बड़ी पॉपुलर हो रही है वो होती है नैल्ट्रिक्सोन नाम की दवाई। तो ये दवाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रही है और अच्छी बात ये है कि अत्यंत ही लो डोज में, मतलब इतना लो डोज की मार्केट में दवाई उतने लो डोज में आती नहीं है। जैसे नैल्ट्रिक्सोन जो है कई सारी दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, तो जैसे 50 mg का टैबलेट आता है, तो इस बीमारी में यह देखा गया है कि केवल 3 mg 4 mg, मतलब एक गोली आपकी 10-15 दिन चलेगी। आप इतना कारगर थेरेपी के तौर पे ये उपलब्ध हो रही है। तो ये बड़ी अच्छा चीज मिल गया है डॉक्टर्स के हाथ में ये दवाई, क्योंकि जो नॉर्मल डोज होता है उस पर कुछ कुछ कभी कभी हल्का फुल्का साइड इफेक्ट देखा गया, लेकिन इस डोज पे बिल्कुल ही अभी तक नहीं जानकारी में है कि ये इतना लो डोज भी किसी मरीज में कोई साइड इफेक्ट पैदा करे। इसी तरह से कुछ डॉक्टर अब एप्रेमिलास्ट नाम की दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे काफी बेहतरीन विकल्प के तौर पे पा रहे हैं, एप्रेमिलास्ट नाम की। लेकिन ये जितने भी इलाज हमने बात की है, लगाने वाली, खाने वाली, वो सारी दवाइयां उस समय फायदा करेंगी जब तक इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बंद करने के बाद ये बीमारी पहले जैसे वापस आ सकती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे कंडीशन में अक्सर मरीज का प्रश्न होता है कि कुछ परमानेंट ऑप्शन के बारे में बताएं कि क्या है परमानेंट ऑप्शन। तो परमानेंट ऑप्शन में सर्जिकल ऑप्शंस जो हैं वो उभर के आते हैं, लेकिन अब ये ध्यान देना है कि सर्जिकल ऑप्शन हमेशा लिमिटेड डिजीज में की जा सकती है। जैसे थोड़ा सा पैच है आपका, हल्का हल्का पैच, तो वहां की स्किन को आपने लेजर से हटा दिया जो खराब स्किन थी, या फिर आपने सर्जरी से हटा दिया, डर्माब्रेजन से हटा दिया, तो किसी भी तरीके से जो खराब स्किन है उसको हमें हटा देना है, तो आपकी बीमारी परमानेंटली चली जाती है। लेकिन यदि बीमारी बहुत जगह पे है, गर्दन पे है, कांख में है, जांघ पे है, पीछे है, तो इतने बड़े एरिया में सर्जरी जो होती है अच्छा विकल्प कतई नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी नहीं लाई जा सकती है। नए तरह के लेजर्स, लाइट थेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी, नैरो बैंड यूवी थेरेपी, ये सब रिसर्च में है और वेरिएबल रिजल्ट मिला है, लेकिन अभी कोई भी चीज निष्कर्ष के तौर पर, पूरी तरह कंक्लूजन के तौर पर नहीं आ पाई है। तो मतलब मेन थेरेपी के तौर पर अभी भी जो खाने वाली दवाइयां हैं और लगाने वाली दवाइयां हैं यही मेन थेरेपी के तौर पे हैं, और छोटा निशान है तो सर्जरी भी एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पे ये अत्यंत ही असामान्य बीमारी है। मरीज के जीवन पे तो कोई खतरा नहीं होता इस बीमारी से, लेकिन मरीज की लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ी खराब कर देती है बीमारी। विशेष करके जब बदबू पैचेस से आने लगते हैं तो मरीज बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छी चीज ये है कि अब इसके लिए खाने वाली, लगाने वाली दवाइयां हैं जिनसे काफी ज्यादा मदद लिया जा सकता है। दूसरी चीज, बीच बीच में ये बीमारी मरीज को मौका देती है, जब मरीज एकदम नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइफ होती है, तो ये अच्छा एस्पेक्ट है कि बीमारी लगातार नहीं चलती है। और काफी मरीजों में ज्यादा उम्र में जाने पर बीमारी खुद ब खुद सिकुड़ने की टेंडेंसी रखती है, और जिनमें नहीं रखती है उसमें तमाम तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उन ऑप्शंस को डॉक्टर उपयोग में लाता है और इस बीमारी से मरीज को दूर हटाने में मदद दिलाता है। थैंक यू।